मैं इस समय जोबट में मौजूद हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि जोबट में विधानसभा का उपचुनाव होना है, तो यहाँ पर मेरे साथ आप देख रहे हैं ये जोबट के पत्रकार हैं और स्थानीय राजनीति को भी ज़्यादा बेहतर समझते हैं। यहाँ क्या चल रहा है सब कुछ इनको ज़्यादा बेहतर पता है, तो इनसे हम संवाद करेंगे और जानेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो शुरुआत करते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या क्या मुद्दे होंगे यहाँ पे इस उपचुनाव में? वर्तमान में कोरोना काल को देखते हुए पीड़ित परिवारों से कई लोग पीड़ित रहे हैं, तो स्थिति अभी वर्तमान में तो जो शासन सरकार है उसके विपक्ष में चल रही है। अब देखते हैं क्या आगे। बीजेपी को मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी बात का मतलब ये है। दादा आप बताएं क्या मुद्दे होंगे आपके हिसाब से यहाँ पे उपचुनाव में? विधानसभा उपचुनाव को लेकर कोरोना काल तो खैर है ही, परंतु पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रगति नज़र नहीं आती है। तो सबसे पहला मैं मानता हूँ कि मुद्दा होगा कोरोना काल का, दूसरा मुद्दा होगा यहाँ की रोड व्यवस्था और अन्य कई समस्याएं से जोबट जूझ रहा है, परंतु सत्ताधारी दल ने अभी तक इस ओर कोई प्रयास नहीं किया है। आप बताइए जैन साहब, क्या होगा आपके हिसाब से मुद्दा? कोरोना तो बता दिया गया है कि कोरोना मुद्दा हो सकता है, इसके अलावा आपको क्या लगता है? वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई को लेकर पिछले कई आंदोलन भी इस विधानसभा क्षेत्र में देखे गए हैं। महंगाई और बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है जिससे कहीं भाजपा को डैमेज की स्थिति बनती नजर आती, नुकसान में। देखिए, पहला तो हम सभी से यही सवाल करेंगे कि उनके हिसाब से क्या मुद्दा है, फिर दूसरे सवाल पे आएंगे। तो जोशी जी, आपके हिसाब से क्या मुद्दा बनता है? जैसे लोगों के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बिजली सड़क पानी का मुद्दा रहता है, लेकिन आज के टाइम अभी संयुक्त मोर्चा जो है कर्मचारी, उनकी बहुत मांगे है, आर्थिक मांगे भी है और उनकी जो मांगे पूरी है, ये आने वाले मुद्दे, ये आने वाले उपचुनाव के लिए बहुत पॉइंट होगा एक बीजेपी के लिए। अगर उनकी मांगे पूरी होती है तो स्वाभाविक है कि यहाँ का जो उपचुनाव होगा वो खासा प्रभावित होगा और विधायक के लिए बीजेपी संभावित कोई भी अपना जो उम्मीदवार खड़ा करेगी वो ही यहाँ का विजेता हो सकता है। देखिए, जोशी जी का कहना है कि कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगे अगर नहीं मानी गई तो हो सकता है कि चुनाव में वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन जाए। आपको लगता है कि अगर मांगे नहीं मानेंगे तो नुकसान होगा बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि संयुक्त मोर्चा है, अपनी मांगों के लिए मेरे को जहां तक जानकारी है 2018 में मुख्यमंत्री ने ही इनकी कुछ मांगों को जायज बताया था और संविधान युक्त जो एक कलंक बताया था उन्होंने उसको समाप्त करने की बात कही थी और वही ऐसे ही मुद्दे आज संयुक्त मोर्चा लेके बैठा है और आने वाले टाइम में जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो कुछ न कुछ आंदोलन करते रहेगा। सुनील जी, आप बताइए आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं? बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा या और भी कुछ? मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार बेरोजगारी का रहेगा। जैसा कि आपने 23 तारीख को भी भाभरा में बेरोजगार युवाओं ने जो आंदोलन किया था, तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग इस बार बेरोजगारी का ही रहेगा। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है जी। आकाश जी, आप बताइए आपको क्या लगता है? जी, अगर अब 1 वर्ष पहले की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारी योजनाएं थी, उसके माध्यम से वो चुनावों में उनको लाभ मिलता था। और अभी पिछले 1 वर्ष जैसे अगर बात करें अगर कांग्रेस के, तो उनके पास मुद्दे नहीं होते थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि आज की तारीख में कांग्रेस के पास कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी को लेके, अव्यवस्था को लेके, कोरोना को लेके, महंगाई को लेके। तो वर्तमान समय में भी थोड़ा सा बीजेपी के लिए थोड़ा सा दुखदायी समय है, मुश्किल समय है। राजेश भाई, आप बताइए क्या वाकई में मुश्किल है बीजेपी के लिए जो मुद्दे बताए जा रहे हैं, या कोई नया मुद्दा आपको लगता है? मुश्किल तो है यहाँ के, लेकिन सबसे बड़ा कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेगा कि कैंडिडेट किसको टिकट मिलते, दोनों पार्टी से उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। खासकर जो बेरोजगारी और महंगाई का खास मुद्दा रहेगा यहाँ पर, उसके साथ में भी स्वास्थ्य विभाग के और शिक्षा विभाग का रहेगा, उसका खास करके सड़कें जो स्थिति खराब यहाँ की है वो भी खास मुद्दा रहेगा। लेकिन पहला मुद्दा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि टिकट किसको मिला, उसके बाद ही निर्भर होगा कि किस। वासुदेव वाणी जी हैं, नए अध्यक्ष बने हैं, तो आप बताइए कि क्या आपके हिसाब से क्या मुद्दा है? अभी भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट को लेकर कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है, न पार्टी से कोई आदेश हुआ है। फिर भी यहाँ अगर नए चेहरे को टिकट दिया जाता है तो ही बीजेपी यहाँ से जीत सकती है, अन्यथा ये चुनाव हार सकती है। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के कुछ
ऐसे युवा नए से मतलब आपका ये है कि आप ये कह रहे हैं कि पुराने उम्मीदवार नहीं चलेंगे? नए ही चलेंगे, पुराने नहीं चलेंगे अब यहाँ पर, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्रों में इतने सालों से हमने जब सर्वे किया है, घूमा है, हम पत्रकार के हिसाब से भी वहाँ पर जाते हैं तो हमने देखा है तो सारे ग्रामीण क्षेत्र नए चेहरे को ही पसंद करते हैं इस बार। अच्छा, कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं आपके अनुसार? चाहे मुकाम सिंह डावर हो सकता है, दीपक जी चौहान हो सकते हैं, इंदर सिंह चौहान हो सकते हैं, ऐसे तमाम नए नए चेहरे। कांग्रेस से कौन हो सकते हैं? कांग्रेस से विक्रांत भूरिया भी हो सकते हैं, महेश पटेल भी हो सकते हैं, या कलावती भूरिया जी के भतीजे भी हो सकते हैं जो एक दमदारी से चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं। राजेश जी, क्या लगता है आपको कौन कौन दावेदार हैं यहाँ पे? बीजेपी से अभी तक हमारे सामने जो आ रहे हैं वो पूर्व विधायक माधव सिंह डावर है, मुकाम सिंह डावर है, दीपक चौहान जी है और अनीता नागर सिंह चौहान है जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो बीजेपी से है। और कांग्रेस हम देखें तो महेश भैया है, उसके बाद में दीपू भूरिया और विक्रांत भूरिया का नाम भी सूची में है, ऐसा हमें जानकारी मिल रही है। सुलोचना रावत और विशाल रावत की हम बात करें तो ये कितना सीरियस फैक्टर है? सीरियस तो है, पर कहीं ना कहीं उनका विरोध ज़्यादा है इस एरिया में। और यहाँ पे अभी न कि कांग्रेस को भाजपा से लड़ना है, बल्कि पूरे संगठन और प्रशासन से लड़ना है। इसलिए जो भी बाहुबल मतलब धन बल से जो भी मजबूत रहेगा वही फाइट कर पाएगा बीजेपी से भी। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक महेश पटेल है और एक दीपक भूरिया जो है, ये जो मजबूत कैंडिडेट दिख रहे हैं मेरे को। बीजेपी से क्या लगता है? भाजपा से मेरी नज़र में इंदर सिंह चौहान सबसे बड़े मजबूत कैंडिडेट दिख रहे हैं, क्योंकि वही एक ऐसा है जो उनकी गांव-गांव तक पकड़ है और वही कांग्रेस को टक्कर दे के जीत सकते हैं। आकाश जी, आपके उम्मीदवार कौन कौन? आपके पास जो सूचना है उसके अनुसार? जी देखिए, जो आज से अगर अपन 15 दिन पहले की अगर बात करें तो भाजपा की तरफ से दावेदारी में 2 मुख्य नाम चल रहे थे बहुत ज़्यादा, माधव सिंह जी डावर और दीपक चौहान। अभी जो नए समीकरण सामने आए हैं उसमें थोड़ा सा फेरबदल जैसा लग रहा है कि वहाँ पर अब दीपक चौहान और मुकाम सिंह डावर की थोड़ी सी टक्कर है। इन 2 में से एक उम्मीदवार लगभग शायद फाइनल होगा। इसके अलावा कांग्रेस से अभी जो बीच में कुछ यहाँ पर कार्यक्रम कांग्रेस के जो हुए हैं उसमें एक चीज़ और ये सामने बाहर रही है कि महेश पटेल सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदार दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके अगर टिकट नहीं मिलता है तो दीपू भूरिया फाइनल होंगे। जोशी जी, आपके हिसाब से क्या लगता है, आपका फीडबैक क्या कह रहा है? कांग्रेस से कौन, बीजेपी से कौन? जहाँ तक बताऊंगा मैं आपको कि जो भी विधायक स्वर्गीय हुआ है उनके परिवारजनों को ही कांग्रेस की ओर से अधिकतर टिकट मिले और संभावित हो कि दीपक भूरिया का नाम पहले नंबर पर आता है। वहीं बीजेपी की ओर देखे जाए तो माधव दादा का नाम है, लेकिन हो सकता है उनको एक तरफ करके उनके जो चुनाव 2-3 चुनाव लड़ चुके उसको देखते हुए दीपक चौहान का नाम आगे आ रहा है, उनको टिकट मिल सकता है। बाकी अन्य नामों में तो यूँ दोनों तरफ से लिस्ट बहुत बड़ी है, लगभग 3 से 4 लोगों के नाम तो ही हैं। इनमें से प्रथम नाम दीपक चौहान का है, दूसरा नाम इंदर सिंह चौहान का है और तीसरा नाम मुकाम सिंह डावर का आ रहा है। वहीं कांग्रेस की ओर से महेश पटेल का नाम है, सुलोचना रावत का नाम है और दीपक भूरिया का नाम है। जैन साहब, आपको क्या लगता है कौन दावेदार है? दावेदारों की लिस्ट तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों से बहुत लंबी है। अगर मैं 2 नाम पूछूं आपसे तो आपको क्या लगता है? मतदाता का मन जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका है कि स्थानीय प्रतिनिधित्व ही वो चाहते हैं, चाहे वो भाजपा से हो या कांग्रेस से हो। फिलहाल कांग्रेस से कोई स्थायी प्रतिनिधित्व दिख नहीं रहा है, लेकिन भाजपा से ज़रूर एक चौहान जी का नाम सामने आता है। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है उम्मीदवार? मेरा तो ये सोच है कि पिछले चुनाव को देखते हुए, वर्तमान समय की परिस्थिति को समझते हुए दोनों पार्टियों ने अपने उज्जवल और स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को टिकट देना चाहिए। मेरी तरफ से मैं किसी भी नाम का सपोर्ट नहीं करता। आपको क्या लगता है क्या नाम चल रहे हैं चर्चाओं में? वर्तमान में माधव सिंह डावर जो जिनका व्यवहार कुशल व्यक्ति तो है कि धनी है, जिस कारण माधव सिंह डावर की संभावना ज़्यादा है। इसके बाद मुकाम सिंह डावर की संभावना मुकाम सिंह की जगह बनती है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक बड़ा फैक्टर चल रहा है कि जयेश भी यहाँ पे शायद निर्दलीय चुनाव लड़े, इसकी संभावना आपको लगती है? हाँ, मेरी कल ही जयेश के अध्यक्ष से चर्चा हुई थी। वो बोल रहे थे कि हमारी प्लानिंग चल रही है, पर पिछली बार हमने जिसको कांग्रेस में सपोर्ट किया अगर उसी को टिकट मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम हमारा भी प्रत्याशी उतारेंगे, ऐसा उनके से चर्चा हुई, उन्होंने बताया। आपको क्या लगता है?
बिल्कुल, अगर जयेश अगर कैंडिडेट उतारता है तो यहाँ पे सीधा असर कांग्रेस को होगा और उसका बेनिफिट मिलेगा बीजेपी को। तो मेरे हिसाब से अगर जयेश उतारता है तो ये बीजेपी भी यही चाहेगी कि जयेश कैंडिडेट उतारे, देखिए उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिले। तो बीजेपी के लिए तो बल्ले बल्ले अगर जयेश चुनाव लड़ती है तो। जी बिल्कुल सही आकलन है कि अगर त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो कहीं ना कहीं भाजपा को जरूर फायदा मिलेगा इस चीज़ का। अगर आपको लगता है जयेश लड़ेगा? निश्चित, यदि जयेश चुनाव लड़ता है तो ये कांग्रेस ही बाहुल्य इलाका रहा है और पिछले चुनावों को देखें तो अधिकतर चुनाव में कांग्रेस ही विजयी हुई है। और यदि जयेश चुनाव लड़ती है तो मैं समझता हूं कि बीजेपी को वाकोर मिल जाएगा। तो ये उम्मीदवार कौन होगा, ऐसी कोई चर्चाएं हैं? ऐसी अभी तक जयेश की तरफ से कोई नाम उभर के नहीं आया है। आपके पास कोई नाम? जयेश के संबंध में कोई नाम है? जयेश की ओर से कोई नाम है आपके सामने? मेरे पास ऐसी मेरे को जानकारी मिली है कि नीतीश अलावा पे चर्चा चल रही है और उन पे सहमति बन रही है। अगर नीतीश अलावा अगर सहमति देते हैं तो जरूर उसको ही टिकट देंगे जयेश वाले। आपके अनुसार कोई जयेश का संभावित दावेदार? हाल फिलहाल कोई नाम सामने नीतीश अलावा के अलावा कोई नाम सामने नहीं आया है। और वर्तमान में अगर देखा जाए जयेश की जो लड़ाई है वो ज़्यादातर बीजेपी से रही है। ऐसे में उनको चुनाव लड़ने के बजाय जो बीजेपी के विरोधी है पार्टी, उनका समर्थन करना चाहिए। आपको लगता है कि नीतीश अलावा का निलंबन समाप्त हो जाएगा और वो नौकरी ही करेंगे या फिर चुनाव की राजनीति में उतरेंगे? अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो राजनीतिक में उतरेंगे। अभी बहुत सारे सामने मुद्दा आए थे, अभी जो विरोध हुआ था, अगर उनको राजनीतिक में उतरना होता तो वो उतर जाते। उन्होंने खुद ने भी उसको इस्तीफा जरूर उन्होंने लिख कर लाए थे कि मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन उनका राजनीतिक में उतरने का भी विचार नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है वाणी जी? अभी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है राजनीति। जयेश फैक्टर है चुनाव में? हाँ, जयेश फैक्टर रहेगा। और जयेश अगर उन कांग्रेस के हिसाब से यार उन्हें टिकट अगर दिया जाता है जिससे, तो त्रिकोणीय मामले में अगर जयेश खड़ा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी को नुकसान होगा। तो आपने सुना, यहाँ जोबट के पत्रकारों से हमने चर्चा की और उनसे जाना, क्योंकि वो यहाँ ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा वक्त बिताते हैं, चीज़ों को समझते हैं। और उनका ये कहना है कि मुद्दे तो हैं लेकिन जयेश भी एक फैक्टर हो सकता है अगर चुनाव में उतरता है तो बीजेपी को फ़ायदा ज़्यादातर लोग बता रहे हैं, और नहीं उतरता है तो कांग्रेस को फ़ायदा बता रहे हैं। फिलहाल जयेश के सामने भी कई चुनौतियाँ होंगी, क्योंकि चुनाव के लिए फंड की ज़रूरत होती है और एक सूत्र में बंधने की ज़रूरत होती है। एक सूत्र में कब बंधेंगे, फंड कहाँ से आएगा, ये उनके लिए भी मंथन का विषय है। फिलहाल आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा आपको हम बताएंगे। जोबट के पत्रकारों से ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।